चलो क्या कर सकते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा, जो करना चाहते हो करो। ठीक है। ओके, तो कल मैंने यहीं छोड़ा था क्या, ओजोन का स्ट्रक्चर? यस मैम। ये सब हो गया था, ओजोन हो गया यस था, मैम। डाइऑक्सीजन हो गया था, ये सारा कुछ हो गया था। तो आप जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी वो प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। मैंने ड्राइव लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है और अपलोड भी हो जाएगी आज। उसके बाद एक चीज रह गई थी, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। बेसिकली हम ओजोन का एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एक रिएक्शन होती है जो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शन ये है कि जब आप ओजोन को रिएक्ट कराते हो एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ध्यान से सुनना, ये पूछा गया है, ये आपका एनसीईआरटी का भी है इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका उसमें भी पूछा गया है पीवाईक्यूज में। तो अगर आपका, ध्यान से सुनना, जब आप ओजोन को रिएक्ट कराते हो विद एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विच इज यूर के आई बफर सोल्यूशन, इन्होंने बोरेट का लिया, हम बोरेक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो बफर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन लिबरेट होती है, जिसको, जो आयोडीन आपकी निकलती है उसको आप हाइपो सोल्यूशन, आपने सुना होगा अगर आपने प्रैक्टिकल वगैरह किया है, हाइपो सोल्यूशन होता है, उसके अगेंस्ट बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है। जैसे अभी आप कौन सा कर रहे हो, आप ब्यूरेट में KMnO4 को डालते हो, राइट? ऐसे ही एक हाइपो सोल्यूशन होता है, उसके अगेंस्ट हम टाइट्रेशंस करते हैं। ठीक है, अगर किसी का हमें एस्टिमेशन या किसी का वॉल्यूम हम नोन पता लगाना है तो हम उसके थ्रू लगा सकते हैं। तो जो आयोडीन लिबरेट होती है उसके अगेंस्ट बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। बंद करते ना। ठीक है, तो आपका हाइपो सोल्यूशन भी बोल दो उसको, सोडियम थायोसल्फाइड भी बोल दो, एक ही बात है। तो Na2S2O3 होता है। तो देखो मैंने पोटेशियम आयोडाइड की कराई है रिएक्शन ओजोन के साथ, तो आपका I2 लिबरेट हुआ है। फर्दर उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है मैंने, आपकी Na2S2O3 के साथ कराई है। एंड देन आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, NaI मिल रहा है। एक मिनट, लेट मी चेक, यहाँ पे Na2S2O3 आना चाहिए था। ओके, Na S2O3 कर दो इसको, दो है ना सोडियम। ठीक है, तो ये आपको बोलता है, इससे आप जो है ओजोन के एस्टिमेशन कर सकते हैं इस वाले प्रोसेस से। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके एनसीईआरटी में है ये, और अगर एनसीईआरटी में है तो ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में आप लोग क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, जो I2 लिबरेट होती है उसको आप फर्दर किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइपो सोल्यूशन के साथ। एंड आपको हाइपो सोल्यूशन जो ये सोडियम थायोसल्फेट है इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर आप मुझे इवनिंग वाली क्लास में बताएंगे कि सोडियम थायोसल्फाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर देखो, S2O3 2 नेगेटिव भी लिख सकते हैं। अब आप आराम से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मुझे इवनिंग की क्लास में इसका स्ट्रक्चर आप लोग बताएंगे कि क्या होगा। समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अभी मैं आपको ऑक्सो एसिड्स पढ़ाऊंगी ना सल्फर के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बनने वाला है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और ध्यान करना, मतलब क्या बोलते हैं, याद से मुझे बता देना, और तुमने अगर नहीं किया होगा तो फिर मैं करवाऊंगी। आगे आओ, ओजोन का हमारा इतने तक ही था। उसके बाद मैंने आपको कल वाली क्लास में बोला था कि मैं आपको सल्फर से स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो आपका ऑक्सीजन फैमिली है उसमें हर किसी मेंबर का, चाहे ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, सिलेनियम हो, टेलोरियम हो, सबकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है। ठीक है, नाइट उसकी हमने ऑक्सीजन की देख ली O2O3, सल्फर की हम देखेंगे, बाकी हमें किसी की देखनी नहीं है, लेकिन होती सबकी। जबकि मैं ग्रुप 15 में बात करूं तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन को छोड़ के सबकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन के कोई एलोट्रोप्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके बाद मैं यहाँ स्टार्ट करती हूँ सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ठीक है, तो वही है सेम एनसीईआरटी, ये जो आपको लाइंस लिखी हुई मिल रही है मैंने एनसीईआरटी से ही उठाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ से उठाकर क्वेश्चन बना हुआ है।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स की, तो 2 सल्फर, और यही लर्न करके जाओगे आज, क्योंकि मुझे पता है घर पे और भी बहुत ज्यादा आप लोगों के ऊपर प्रेशर है बोर्ड्स वगैरह का। ठीक है, तो सल्फर की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी? एक अल्फा सल्फर और एक बीटा सल्फर। एक अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर क्या होता है, उसका कलर भी दे रखा है आपको, येलो इन कलर होता है, रोम्बिक शेप होती है उसकी। और बीटा सल्फर क्या होता है आपका? मोनोक्लिनिक होता है। ये आप मोनोक्लिनिक रोम्बिक कहाँ पढ़ते हो? आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो, वहां पे मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी। वरना जब तक वो चैप्टर नहीं होता तो आप सिंपल गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि रोम्बिक कैसे दिखता है, मोनोक्लिनिक कैसे दिखता है। ठीक है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा सल्फर रोम्बिक इन शेप होता है, बीटा सल्फर मोनोक्लिनिक इन शेप होता है। ध्यान रखना, अल्फा सल्फर येलो होता है और बीटा सल्फर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कलरलेस होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रोम्बिक सल्फर की, इधर देखो, रोम्बिक सल्फर के कुछ पॉइंट्स हैं, देखो। ओके, अब इन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि रोम्बिक सल्फर के आप क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर, कार्बन डाइसल्फाइड लेना है, विच इज मोलर सॉल्वेंट, उसको लेना है। ठीक है, उसके सॉल्यूशन को क्या करना है आपको? इवेपोरेट कर देना है। जैसे ही वो उड़ जाएगा आपको रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन CS2। ये कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसे यहाँ पे क्या है? सल्फर है ना, तो जब आप इसके सॉल्यूशन को उड़ा दोगे, इवेपोरेट कर दोगे, देन यू विल गेट रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल्स। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ये पानी में तो इनसोल्युबल होता है, लेकिन CS2 में सोल्युबल होता है। तभी आप ये काम कर पा रहे हो कि उसके सॉल्यूशन को इवेपोरेट कर पा रहे हो। अगर इनसोल्युबल ही, अगर सोल्युबल ही नहीं होता, वो तो अलग से ही निकल जाता साइड में, आपको कुछ दिखता ही ना। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना, रोम्बिक सल्फर जो होता है सोल्युबल होता है CS2 में, इसलिए आप उसका वेपोरेशन करा पा रहे हो और आपको रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल मिल रहे हैं। पानी में आप उसका वेपोरेशन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि भैया पानी में सोल्युबल ही नहीं है, वो उड़ेगा क्या? समझ गए ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। उसके बाद है आपकी बात आती है मोनोक्लिनिक सल्फर। फिर बोल रही हूँ, मोनोक्लिनिक सल्फर क्या है आपका? बीटा सल्फर है। एक याद करके रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब बीटा सल्फर हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? अल्फा से ही हम बीटा बनाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रोम्बिक सल्फर को लोगे, उसको मेल्ट करोगे। ठीक है, एक आपने अपने लैब में देखा होगा चाइना डिश, देखिए सबने, ऐसे कटोरी की तरह होती है, बाउल की तरह, देख लिया? यस मैम। ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही होती है। पेट्री डिश भी बोलते हैं हम, चाइना डिश भी बोल सकते हो। जैसे उसमें आप मेल्ट करोगे, उसको थोड़ी देर के लिए रख देना ठंडा होना, तब तक जब तक उस पे क्रस्ट ना फॉर्म हो जाए। क्रस्ट मतलब समझते हो? परत सी, है ना, वो ना फॉर्म हो जाए। आपको क्या करना है, वो क्रस्ट को हटाना है, और जैसे ही आप उस क्रस्ट को हटाओगे तो आपको दिखेगा नीडल शेप क्रिस्टल्स जो है आपको बीटा सल्फर यानी कि मोनोक्लिनिक सल्फर के ऑब्टेन हो जाएंगे, जो कि कलरलेस होते हैं। यानी कि आपने रोम्बिक सल्फर से ही क्या बनाया है? मोनोक्लिनिक सल्फर बनाया है। कैसे बनाया है? रोम्बिक सल्फर लिया, उसको मेल्ट किया, देन उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखा इन चाइना डिश, उसके ऊपर जो परत आ गई है उसको हटा दो और आपको नीडल शेप क्रिस्टल मिल जाएंगे। इस तरह से आप बीटा सल्फर प्रिपेयर कर सकते हो। जनरली ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, थ्योरेटिकल है, लैब में हम ऐसा मतलब ये वाला प्रिपेयर नहीं करते हैं, बीटा सल्फर एंड अल्फा सल्फर। आप कभी भी इसका एक्सपेरिमेंट नहीं देखेंगे, चाहे फिर वो आप मास्टर्स कर लें, चाहे वो आप ग्रेजुएशन कर लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, अब क्योंकि एनसीईआरटी में तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है, राइट। उसके बाद देखो येलो पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है। मैं बात करूं बीटा सल्फर की, तभी मैंने उसके नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? इट इज स्टेबल अबाउट 369 केल्विन। 369 केल्विन के ऊपर आपका बीटा सल्फर स्टेबल होता है। अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो बिलो 369 केल्विन आपका अल्फा सल्फर यानी कि रोम्बिक सल्फर आपका स्टेबल होता है। और अगर मैं बात करूं 369 पे, तो आपकी दोनों फॉर्म क्या होती है? स्टेबल होती है। तो ये तो था लैंग्वेज की फॉर्म में। वैसे आप याद करने के लिए कैसे लिखोगे? अपनी नोटबुक में ऐसे लिख दोगे, 369 से ऊपर करोगे टेम्परेचर तो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल फॉर्म होगी उसकी मोनोक्लिनिक सल्फर। और अगर इससे कम जाओगे
तो आपका कौन सा एग्जिस्ट करेगा? रोम्बिक सल्फर, विच इज योर अल्फा सल्फर। जो ये बच्चे लेट आ रहे हैं ना, थोड़ा पंचुअल हो जाओ लाइफ में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एट 369 केल्विन पे, तो दोनों फॉर्म जो होंगी वो स्टेबल होंगी, रोम्बिक भी एंड मोनोक्लिनिक भी। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से लिख लो, इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे ये चेंज हो रहे हैं अबाव एंड बिलो, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। कि 369 से ऊपर मोनोक्लिनिक वाली फॉर्म स्टेबल है, उससे कम पे रोम्बिक सल्फर, और जिस टेम्परेचर पे ये चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम, इसके ट्रांसफॉर्म्स होती है ये। क्या हो गया बेटा? मैम ये लिखा है ना, एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अल्फा सल्फर। एंड कहाँ पे लिखा है? अच्छा देखो ना, इट इज स्टेबल अबाउ 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा सल्फर बिलो इट, मतलब 369 से कम वाले टेम्परेचर पे अल्फा वाली जो आपकी फॉर्म होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, मतलब इस टेम्परेचर के बिलो। यहाँ पे लिख लो बिलो इट्स टेम्परेचर। यस मैम, आ गया समझ में, वो ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, मुझे लगा ट्रांसफॉर्म अलग अलग है। नहीं, अच्छा ये ट्रांसफॉर्म लिख देती हूँ, हो सकता है और भी स्टूडेंट को हो जाए प्रॉब्लम। ट्रांसफॉर्म्स, चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया? मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और आपका क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर दोनों क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। मैम स्ट्रक्चर में क्या है? स्ट्रक्चर में क्या है देखो इधर, जो आपके रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर होते हैं ना, दोनों का कैसे स्ट्रक्चर होता है? S8 मॉलिक्यूल होता है, आपको पता है ना। जो ऑक्सीजन के अलावा जो बाकी के मेंबर हैं वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, कैटिनेशन पावर उनकी ज्यादा होती है। तो चाहे आप रोम्बिक ले लो चाहे आप मोनोक्लिनिक ले लो, दोनों का कैसा स्ट्रक्चर है? S8। और आपको पता है S8 हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, कैसा होता है? पक्का होता है, या आप बोल सकते हो इसको क्राउन शेप, क्राउन जैसा दिखता है। यहाँ पे मैंने 8 सल्फर एटम्स को अरेंज करके आप लोगों को दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद ये तो इतना ही ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको S6 स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए। मतलब सल्फर जो है हेक्सा फॉर्म में भी जो है वो स्टेबल होता है, मतलब एग्जिस्ट करता है, कहने का मतलब है। S6 फॉर्म आपको दिख रहा है, ये चेयर की तरह, इसलिए इसको बोला गया चेयर फॉर्म। तो आपको S6 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, S8 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लेकिन जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे स्टार बना के एक पॉइंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है S2 इज पैरामैग्नेटिक लाइक O2। आपको ऐसे ही अगर आप नोट्स बनाते हो ना, स्पेशली इन ऑर्गेनिक के, तो आपको ऐसे ही पॉइंट्स लिखने हैं। आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं चेपनी है ना, आपको ऐसे पॉइंट्स निकाल निकाल के लिखने हैं जहां से क्वेश्चन आता है। तो वैसे तो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, तो आपको अलग से बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी में ही आप हाईलाइट्स कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको ही हाईलाइट कर दो, ताकि जब आप रिवाइज करने बैठो तो आपको एक एक लाइन दोबारा दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्योंकि एनसीईआरटी की कम से कम नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं 2-3 बार उन्होंने एनसीईआरटी को गो थ्रू कर रखा हो तो ही काम चलेगा आप लोगों का। स्पेशली अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक की, जैसे एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, है ना। कभी हाइड्रोजन पढ़ा है चैप्टर, तो वो तो बहुत छोटा सा, हाइड्रोजन तो शुरू होते ही खत्म है, ठीक है। चलो, तो S2 इज लाइक पैरामैग्नेटिक, क्यों? क्योंकि O2 में आपको पता है ना क्या होता है, जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाते हैं? पाई स्टार वाली ऑर्बिटल में जाते हैं ना, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो S2 भी क्या है? उसके जैसा ही है, ठीक है, उसी की फैमिली का है, तो वो भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा O2 के जैसे। क्लियर है? तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो कौन सी फॉर्म बिहेवियर शो करती है पैरामैग्नेटिक? S2 करती है। क्लियर हो गया सभी को? यस ग्रेट। तो अभी आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रटना पड़े। एक दो अभी आपने एक बार रिवाइज कर लिया यहाँ पे मेरे साथ साथ, एक बार आप और कर लेना, आपको ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं फिर आप 1 महीने तक पढ़ो ही ना, फिर तो पक्का भूल जाओगे, फिर दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी करो, इसके क्वेश्चंस करके खत्म करो, और ताकि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम तक याद रहे चीजें। ओके, तो उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। सल्फर की एलोट्रोप्स हमने पढ़ ली कि 2 मेन एलोट्रोप्स कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। उनके नेम क्या है, कौन सा कलर है, कौन सा कलरलेस है,
क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है वो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर के ही ऑक्साइड की, विच इज योर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2 होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाना मैं क्या बोल रही हूँ, और हम ट्राई करेंगे कि रिएक्शंस को रट्टा ना मार के उनको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि कम से कम चीजों का हम रट्टा मारे। जैसे हमने ग्रुप 15 को स्मूथली कर लिया था विद उसके PYQs, ऐसे ही हम इसको समझने वाले हैं। तो बिलीव मी, ग्रुप 16 कंपैरेटिवली इजी है आपके ग्रुप 15 से। ठीक है, ओके। तो मैं अभी फर्स्ट इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करूंगी, देन इसकी प्रॉपर्टीज की। ठीक है, अगर आप लोगों के, स्पेशली मैं नीट वालों को ये बोलना चाहती हूँ, आप लोगों के पास टाइम है तो जब भी आप NCERT से इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को पढ़ते हैं या ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को पढ़ते हैं, तो प्लीज जो ये यूजेस होते हैं ना उनको एक बार निहार दिया करो, क्योंकि कई बार डायरेक्ट यूजेस से भी क्वेश्चन आ जाता है। समझ रहे हो? हर चीज ये एक्सपेक्ट मत किया करो कि यूजेस भी मैम कराएंगी, वो तुम जब चैप्टर पढ़ते हो तो उसको एक बार गो थ्रू कर लिया करो। ठीक है, चल उसके बाद है बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हम समझ के करेंगे अब सारी रिएक्शंस को। वो बोल रहे हैं कि आप SO2 को प्रिपेयर कर सकते हैं थोड़ी सी लिटिल अमाउंट में 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो दोनों ही गैसेस हैं, आपकी SO2 भी गैस है एंड SO3 गैस भी है। तो वो कह रहे हैं वैसे तो हमें SO2 ही चाहिए, लेकिन कुछ अमाउंट में आपको SO3 भी मिलता है। वो कैसे मिलेगा? जब अगर आप सल्फर को बर्न करेंगे या उसका कंबशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको पता है, ऑक्सीजन, देन यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ कितना, 6 to 8% ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये दोनों की दोनों क्या है? गैस है। ये वाला सल्फर सॉलिड फॉर्म में है। कोई फर्स्ट वाले में कोई रट्टा मारने वाला था? कुछ भी नहीं था, सिंपल रिएक्शन थी आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि लेबोरेटरी में आप सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो लैब में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? SO32 नेगेटिव को कोई मुझे बताएगा? SO32 नेगेटिव को क्या बोलते हैं? सल्फाइट बोलते हैं। सल्फाइट। जैसे SO42 नेगेटिव को आप सल्फेट बोलते हैं, SO32 नेगेटिव को आप सल्फाइट बोलते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है आपने? मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H+ देगा वो, बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सल्फाइट की जब आप रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन आपको क्या मिलता है? SO2 मिलता है और पानी मिलता है। तो अगर आपको लैब में प्रिपेयर करना है तो मतलब आप तो क्या ही करोगे, मतलब जब लैब में प्रिपेयर किया जाता है तब ऐसे प्रिपेयर किया जाता है SO2 को। ये दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तुम लोगों को क्लियर हुआ? यस मैम। दूसरा लैब में कैसे करना है, तीसरा है इंडस्ट्रियली। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, इंडस्ट्रियली आपको कैसे, आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो SO2 को? देखो, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। कोई मुझे बता पाएगा कि रोस्टिंग क्या होता है? मैम क्या? रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग, ROASTING। हीटिंग, गुंजन इज सेइंग हीटिंग। क्या सही बोल रही है? रोस्ट नहीं बोला, कहीं पता चले वो कैरी मीनांती की तरह रोस्ट कर रहे हो तो। रोस्टिंग ना ही टोस्टिंग में बोल रहे हो। ठीक है, रोस्टिंग हीटिंग ये होता है जब आप बहुत ज्यादा किसी भी अगर आप ओर को, जैसे मैंने यहाँ पे सल्फाइड का ओर लिया है विच इज योर FeS2, ये सल्फाइड का ओर है। ठीक है, आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब आप इसको हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, तब आपको क्या मिल जाता है? इसका ऑक्साइड मिल जाता है। ये सल्फाइड और अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है एंड इन दिस केस SO2 गैस क्या हो जाती है? लिबरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? सल्फाइड का ओर है, और इसका एक नाम भी होता है, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं इसको। पता है ये तुम लोगों को? कभी पढ़ा ये? फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। फूल्स गोल्ड, फूल का मतलब पागल होता है ना, हाँ वही पागल है ये फूल्स गोल्ड। तो दिखने में तो ऐसे दिखाता है कि ये गोल्ड है, ठीक है, लेकिन बाहर जाके देखोगे वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है फूल्स गोल्ड। मतलब आपसे कोई पूछेगा नहीं, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, फूल्स गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका फेरिक ऑक्साइड है, ये ब्राउन कलर का होता है।
मतलब इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, और जो SO2 होती है गैस वो लाइट येलो कलर। तो ये कलर तो आप लोगों को पता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप कलर को ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। देखो एक होता है Fe2+, एक होता है Fe3+। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उसके पीछे जनरली हम इक लगाते हैं, तो ये फेरिक है, ये फेरस है। ऐसे ही एक Cu+ होता है, Cu2+ होता है। ऊपर वाला क्या है? क्यूप्रस है, नीचे वाला क्यूप्रिक है। तो ये वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी आना चाहिए, जब इतना सारा कुछ पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, तो ये बेसिक बेसिक चीजें भी आनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर हुआ सभी को? yes, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है कि जो गैस आपको मिली है SO2 गैस, उसको बोला गया है कि ड्राई करने के बाद हम उसको लिक्विफाई भी कर सकते हैं। अगर हम प्रेशर, आपको पता है ये लिक्विफाई कैसे कर सकते हो, किसी गैस को अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो लिक्विफाई करके उसको हम स्टोर कर सकते हैं स्टील सिलेंडर में। ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये हो सकता है आपके MCQ में पूछ लिया जाए कि कौन सी गैस को आप स्टोर कर सकते हो स्टील सिलेंडर में, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए SO2। और बता दूं, अब कोई आएगा तो बता दूंगी, मतलब वाइवा में मतलब कभी कभी पूछ लेते हैं, एग्जामिनर का मन करे, हमेशा नहीं है कि पूछें आप लोगों से, ठीक है। अगर किसी ने कोऑर्डिनेशन या D&F ब्लॉक चूज किया है फॉर वाइवा, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फेरस और फेरिक। मुझसे पूछा हुआ इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे से तो ग्रेजुएशन लेवल पे पूछा था, अब तुम सोच लो। चलूं आगे? yes, प्रैक्टिकल का मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि टाइट्रेशन से ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर जल्दी, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उससे रिलेटेड। कोई बात नहीं नाजिया। उसके बाद हमारी बेसिकली 3 इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे। एक तो इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में, और एक सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो था हमारा ऊपर वाला। उसके बाद मैम आप कराते हो प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या सीन है, इसको नोट डाउन करने मत लग जाना, फिर तो कुछ समझ ही नहीं पाओगे। देखो SO2 गैस क्या होती है आपकी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, लाइट येलो होती है। लाइट येलो का मतलब समझ तो बिल्कुल पेल येलो, कि ऐसे होती तो वो पेल येलो है लेकिन उसका कलर ऐसे दिखेगा आपको कि कलरलेस है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए मैं एक काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ना लाइट येलो इसको हटा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है जब आप फिर बुक में से पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, ठीक है, स्मेल कुछ खास नहीं होती है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, हाई सोल्यूबल इन वाटर। अब मैं इसका आपको रीजन भी बता सकती हूँ कि ये क्यों सोल्यूबल है पानी में। देखो इसको, SO2 गैस को जब आप पानी में मिलाओगे, मैंने कहा सोल्यूबल है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, H2SO3। व्हाट इज H2SO3? सल्फ्यूरस एसिड। यानी कि SO2 को जब आप पानी में डालो तो आपको क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है। तो ये क्या मैं बोल सकती हूँ एसिडिक ऑक्साइड है? yes, ma'am. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है, तभी पानी में डालने के बाद आपको एसिड मिल रहा है, और यही रीजन की वजह से ये क्या है, पानी में अच्छा खासा सोल्यूबल है, ठीक है। तभी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड मिल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको बहुत हाईली सोल्यूबल होता है पानी में। दूसरा बच्चे यहाँ पे आओ, 4th पॉइंट पर रट्टा नहीं मारना, कुछ भी रट्टा नहीं मार के जाओगे आज की क्लास में, सब समझने का है। देखो 4th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इट रिएक्ट्स रेडली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अरे मैम ये बात तो हमें पता है कि अगर वो एसिड है तो बेस में तो डिसोल्व हो ही जाएगा ना, उसके साथ तो रिएक्ट करेगा ही। बोलो हाँ के ना? हाँ मैम। वो एसिड ले लिया आपने, NOH ले लिया, एसिड प्लस बेस कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो आपको कौन सा सोल्ट मिल रहा है, सोडियम सल्फाइट मिल रहा है। अभी मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने उसमें और ज्यादा SO2 गैस डाल दी तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। मेरी तरफ से लिखो इस रिएक्शन पे, इंपॉर्टेंट। मैम कैसे इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शंस देखो आप। तो ये देखो, ये क्या है एसिड, ये क्या है बेस, कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या मिलेगा, सोल्ट। सोल्ट भी कौन सा है, ये सोडियम। देखो क्या लिखा हुआ है, सोडियम सल्फाइड। अभी यही तो बताया कि मैंने, SO3 नेगेटिव क्या होता है, सल्फाइड ही होता है। सोडियम उसका क्या है, काउंटर आयन। तो सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा जब आपका एसिड और बेस रिएक्ट करेगा। और ये क्या होता है, मिल्की होता है।
मिल्की होता है, लिखो इसको, मिल्की होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप उसमें से एक्सेस ऑफ SO2 पास करा देते हो तो आपको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है, जो कि कलरलेस होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है। तभी ये इंपॉर्टेंट है। याद करो कि मैंने ग्रुप 13 में एक रिएक्शन कराई थी जिसमें मैंने CO2 ली थी और आपको कहा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम मिल्की बनेगा अगर उसमें से आप सॉरी क्या दिया था हमने, कैल्शियम कार्बोनेट लिया था ना, उसमें आप और एक्सेस में CO2 डालोगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा जो कि कलरलेस होगा, क्लियर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखना मैंने क्या लिखा हुआ है, इट्स रिएक्शन विद वाटर एंड एल्कलीज, द बिहेवियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ CO2। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई रट्टा मारने वाला था? बिल्कुल नहीं था। तो जहां पे मैंने आपको वो वाली रिएक्शन कराई थी CO2 वाली, ये भी आप उसके साथ साथ लर्न करेंगे कि हुआ क्या। ठीक है, चलो अभी तक कोई रट्टा मारने वाला नहीं था। फिफ्थ पॉइंट पे आओ। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को, अगर आप SO2 को रिएक्ट करवाते हो क्लोरीन की प्रेजेंस में, यानी कि Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, चारकोल तो पता ही है तुम लोगों को, और यहाँ पे इस रिएक्शन में चारकोल कैसे बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैम हमें मिलेगा क्या, SO2 प्लस Cl2 आपको क्या दे देगा, SO2 Cl2 दे देगा। इसका नेम क्या होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है। अगर मैं बात करूं SOCl2 की, वो आपका होता है थायोनिल क्लोराइड होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, ना ही सल्फ्यूरिल में ना ही आपको थायोनिल में। मैम रिएक्शन और बता दो। रिएक्शन वही है, SO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। चारकोल यहाँ पे क्या काम कर रहा है आप लोगों को पता होना चाहिए, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और आपको क्या मिलता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड मिलता है। क्या ये क्लियर हुआ? यस मैम। ग्रेट। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज की ये कहती है कि अगर, अभी हमने ये वाली आई थिंक रिएक्शन देखी है, इधर देखो, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हो O2 के साथ तो आपको क्या मिल जाता है, आपको SO3 मिल जाता है। मतलब जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, SO3 में। मैम कैसे होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, ये +4 है और ये +6 है ना, कर दिया ना SO2 अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दिया ना उसने +6 में। तो ध्यान रखना, इसको इसमें जाने के लिए, SO2 से SO3 में जाने के लिए इस रिएक्शन को एक्सेलरेट कौन कर रहा है, B2O5 कर रहा है, विच इज योर कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, वेनेडियम ऑक्साइड। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, 5 है। तो इस क्वेश्चन में आपको, इस रिएक्शन में समझ में आया कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैटलिस्ट पूछ सकते हैं कि कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा जब आप SO2 से SO3 में जाएंगे। ठीक है मैम। ग्रेट, ओके। उसके बाद ये सब रिएक्शंस देखने के बाद हमें ये पता चला कि SO2 जो भैया जी हैं हमारे, सल्फर डाइऑक्साइड, मैम आप सबको भैया जी बुला लेते हो तो और क्या बुलाऊं, है ना, हमारे सब भैया जी हैं, ठीक है। तो SO2 यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितनी भी हमने ऊपर रिएक्शंस देखी हैं तो SO2 का बिहेवियर हमें देखने को मिला कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, चलो उसकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे देखो, अगर आप यहाँ पे रिएक्शन लेते हो, फेरिकाइंस लेते हो, मतलब आप Fe3+ लेते हो SO2 की प्रेजेंस में, तो एज आई सेड कि SO2 बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट मींस वो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। रिड्यूस किसको करेगा वो, Fe3+ से Fe2+ भैया हो गया रिड्यूस। SO2 से सल्फर सल्फेट में हो गया चेंज। तो आप एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए, यहाँ पे क्या है +4 और यहाँ पे चेक करना कितनी हो जाएगी, +6 सल्फेट में। देखिए चेक करो। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। उसके बाद ये वाली रिएक्शन, ये मैंने आपको D&F ब्लॉक में भी कराई थी कि आप ये, इसका नेम क्या है, पोटेशियम परमैग्नेट। कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का, पर्पल बोलते हो इसको। तो आप इसकी रिएक्शन अगर कराते हो SO2 के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा,
ये तो रिड्यूस हो जाएगा, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, रुको कलर चेंज करने दो ताकि आप लोगों को हाईलाइट हो, और ये +2 में चेंज हो गया, तो रिड्यूस हो गया, खुद को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, पर्पल कलर जो है अब क्या हो गया है, कलरलेस हो गया है। यानी कि जो SO2 गैस है वो क्या कर रही है, पोटेशियम परमैंगनेट को डीकलराइज कर रही है। क्या ये क्वेश्चंस PYQs में था जब आप लोगों ने DNF ब्लॉक किया था? हाँ मैम। ओके, यहाँ पे एक बार हैंड रेस करना। नीट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? नीट वाले करना एक बार। एटीन स्टूडेंट्स। और 19 स्टूडेंट्स। 21। सीरियसली आप सारे नीट के हो? 21? सिर्फ 5 बच्चा है यहाँ JEE के? ओ भाई, ओ हो। दिव्या आप रेगुलर नहीं हो बेटा क्लास में। अच्छा, जय किशोर मनस्वी भी है क्या यहाँ पे? आज तुम दोनों बोले ही नहीं कुछ, ठीक हो क्या तुम दोनों? यस मैम, Yes, मैम ma'am. अभी ज्वाइन करी है मैंने क्लास, अभी स्कूल से आई थी। ओके, ये प्रेरणा सिंह जो है, प्रेरणा बच्चा आप क्लास में आते हो क्या? कौन से ग्रुप से हो आप? यस मैम, ग्रुप 4, पहले ग्रुप 32 था। अच्छा, फिर आप क्लास में नहीं आते हो ना, जो अपनी होती है 7 बजे और 8:30 वाले क्लास? मैम आती हूँ बट ना मैम कभी कभी ज्वाइन नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाते? ट्यूशन वगैरह है क्या आपकी कहीं? यस मैम। अच्छा, थोड़ा ज्वाइन कर लिया करो, है ना। टेस्ट देते हो आप? टेस्ट सारे देते हो आप? जी मैम देती हूँ। ग्रेट, ठीक है। मुझे तुम्हारा नेम इसलिए याद आया क्योंकि तुम्हारा मैं स्कोर देख रही थी कल। तुम्हारा क्या, सभी स्टूडेंट्स का देख रही थी, तो उसमें तुम्हारा अच्छा स्कोर आया हुआ है, इस वजह से नेम याद है तुम्हारा मुझे। चलो ठीक है। रिएक्शन समझ में आई कि वाई SO2 बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट? बताइए जल्दी। Yes, ma'am. ओके, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मुझे SO2 और SO3 का स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, क्या आप लोग बना सकते हो? अपनी नोटबुक में बनाना, SO2 और SO3 का क्या स्ट्रक्चर होगा विद हाइब्रिडाइजेशन, बताना एक बार बच्चे, फिर मैं आगे सल्फ्यूरिक एसिड कराऊंगी। 27 स्टूडेंट्स हैं। बना रहे हो या मेरी वेट कर रहे हो कि कब मैं स्लाइड को आगे करूंगी और तुम्हें बना स्ट्रक्चर? रहे हैं मैम। हाँ, बना रहे हैं मैम। बनाओ। और याद रखना 7 बजे वाली क्लास में और जो JEE वाले बच्चे जो मतलब मेरी क्लास अटेंड नहीं करते, आप लोग भी Na2S2O3 विच इज योर हाइपो सॉल्यूशन या सोडियम थायोसल्फेट आप बोल सकते हो, उसका प्लीज स्ट्रक्चर बना लेना, इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना। मैम किसका एक बार लिख देना। Na2S2O3 का, इसका। ठीक है। ओके मैम। SO2 का कैसा होता है स्ट्रक्चर? एंगुलर होता है ना, बेंड शेप होती है उसकी। मैम बस Yes, ma'am. यही होगा ना, यही बनाया होगा आप लोगों ने। वी शेप है ना, वी शेप बोल दो, बेंड शेप बोल दो, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, आपकी बुक में कैसे बनाया हुआ है? ऐसे देखो, 6 होते हैं ना इसमें सल्फर में, जैसे ऑक्सीजन में कितना होता है 1s2 2s2 2p4, इसमें होता है 3s2 3p4, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे दिखा रखा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसके बना सकते हो। इधर देखो, देखना एक बार, सही बनाया है? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर कोई आपसे पूछे कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी दोनों ऑक्सीजन की, तो आप लोग बोलेंगे कि ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको कल ओजोन का बताया था। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ताकि याद रहे।
bond length of both oxygen will say. ठीक है, चलो उसके बाद एक क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे, नीचे वाला SO2 और ये तो अभी करा है। जब आप SO2 की रिएक्शन कराओगे Cl2 के साथ तो A क्या बनेगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2, देखना एक बार। और जब इसकी रिएक्शन कराओगे P4 के साथ, याद करो ग्रुप 15 में मैंने आप लोगों को कराया था, तो जब आप P4 के साथ व्हाइट फॉस्फोरस के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे PCl5 मिलता था और SO2 मिलता था। अगर याद नहीं है तो एक बार देख लेना, ठीक है। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते थे तो क्या मिलता था आपको, H3PO4 मिलता था, विच इज योर फॉस्फोरिक एसिड। यही होता है ना फॉस्फोरिक एसिड। आप लोगों को नेम याद हो गए जो मैंने आपको कराया था, फॉस्फोरस हो गया, हाइपोफॉस्फोरस हो गया, यस मैम, हाइड्रोसेल्फेट हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरस, है ना, तो ये सब ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, उसके बाद आओ नेक्स्ट है, देखो SO2 का सिर्फ इतना ही था। आई होप कि तुम लोगों को समझ में भी आ गया होगा क्लास में। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड पता है ना, किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं उसको, है ना। क्यों किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, क्योंकि अगर आप लैब में जाओगे आपको कुछ ना कुछ मिले ना मिले लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जरूर मिलेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जरूर मिलेगा, लैब में अवेलेबल होता है। और आप देखते होंगे मोस्टली हर रिएक्शन में, ऑर्गेनिक का आप कुछ भी कर रहे हो, बेशक आप इनऑर्गेनिक में भी कर रहे हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस ये वगैरह कर रहे हो, सिंथेसिस कर रहे हो किसी कंपाउंड के, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो यूज होता ही है, ठीक है। इवन टाइट्रेशंस में भी यूज होता है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। तो इसका नाम है, देखना इधर, वो कह रहे हैं कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस के थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में वो बड़ा सा डायग्राम बना के दिया हुआ है, आपका मन करे तो देख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। जो मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ सिर्फ उन चीजों को देख लो, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉन्टेक्ट प्रोसेस। अब मैम ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस क्या है, तो बेसिकली ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस 3 स्टेप में है, ठीक है। 3 स्टेप इन्वॉल्व है सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरेशन का, है ना। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये आता है कि अगर आप सल्फाइड और को, या अगर आप सल्फर को ले लेते हो और आप बर्न कराते हो, बेसिकली उसका कंबशन कराते हो, तो आपको SO2 मिलती है। पहला तो स्टेप ये करना है आप लोगों को। अब कहोगे मैम ये रिएक्शन, ये देखो, ये मैंने अभी कराई थी आप लोगों को, ये वाली देखो, सल्फाइड की ओर से आपको SO2 मिली है, राइट। तो ये वही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो यही रहता है। मैम दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो जो आपकी SO2 मिली है हमें उसको चेंज करना है SO3 में। मैम ये भी आपने बता दिया कि इसमें V2O5 नाम का कैटलिस्ट लेंगे और आपका SO2 SO3 में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरेशन होती है उसका, सल्फ्यूरिक एसिड जब बनता है तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो सेकेंड वाला रहता है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी सेकेंड स्टेप से रिलेटेड बनेगा। मैम क्या क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जब आप SO2 से SO3 में जा रहे हैं तो कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज हो रहा है। इट मींस यहाँ पे वेनेडियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 5, और ये कैसे बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। उसके बाद दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, इट मींस जो ये स्टेप है, जो ये प्रोसेस है फॉर द कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3, ये हाईली एक्सोथर्मिक स्टेप है या हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ग्रेट। तो जैसे मैंने आपको लास्ट ग्रुप 15 में बताया था, जब मैं आपको हैबर्स प्रोसेस करा रही थी, राइट, तो मैं उसमें बोल रही थी अमोनिया की सिंथेसिस होती है, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी होंगी। ऐसी ही सेम SO3 जब आप बनाओगे तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी। तो ली चैटवेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक्सोथर्मिक हो रही है रिएक्शन, ऑलरेडी बहुत हाई अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है, तो लो टेम्परेचर जो है वो ज्यादा फेवरेबल होगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम।
ठीक है, ओके। आंचल आप हो? यस ओके, मैम। ग्रेट। व्हाट अबाउट प्रेशर? तो अगर एक बात देखो, अगर हाई प्रेशर बढ़े, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो एक बात बताओ, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो आपका रिएक्शन किस तरफ जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इधर देखो, रिएक्टेंट की साइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 3, प्रोडक्ट की साइड टोटल नंबर ऑफ मोल है 2। 2। हाई प्रेशर फेवरेबल होगा, यानी कि मैम जब आप बात कर रहे हो कॉन्टेक्ट प्रोसेस की, तो जो उसमें सेकंड स्टेप है, तो उसमें लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जो है फेवरेबल कंडीशन होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टेम्परेचर को आपको बहुत ज्यादा स्लो नहीं करना कि रिएक्शन का रेट ही स्लो हो जाए, ठीक है। तो ये वाला मतलब पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको फेवरेबल कंडीशन का पता होना चाहिए, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, यू शुड नो दैट, ठीक है। चल, उसके बाद मैम थर्ड स्टेप क्या होता है, आपने कहा था 3 स्टेप में होती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है SO3 का H2SO4 में, और आपको क्या मिल जाता है, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो आपका SO3 मिला है आपको, तो आप किस में चेंज हो जाता है, ये H2H2O7 में चेंज हो जाता है, विच इज योर ओलियम। ओलियम क्या होता है, इसका नेम है, कॉमन नेम है H2H2O7 ओलियम। और यहाँ से आप जो ये ओलियम बना है, इसमें आप जो ये इससे जो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो आप 96 to 98% तक प्योर सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू दिस कॉन्टेक्ट प्रोसेस। ये 3 स्टेप समझ में आ गए बच्चे? यस मैम। यस मैम। ओके, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इधर देखना, H2SO4 देखा, उसको कैसे, जो भी उसकी मैन्युफैक्चर था वो हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज देखेंगे। साइबा कुछ नहीं करना, जो आपका SO3 बना था ना, आपको उसको H2SO4 के साथ ही कराना है। H2SO4 का क्या रोल होता है, ये सबको पता है कि वो एसिड है, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, ठीक है। तो जब आप उसकी रिएक्शन कराते हो SO3 के साथ, आपका पूरा डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हो, देखते ही समझ में आ जाएगा। जो मैंने आप लोगों को 3 प्रोसेस बताए हैं, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, ओलियम मिल जाएगा। ओलियम क्या होता है, H2H2O7 होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे चलो, ठीक है। अब आप H2H2O7 को पानी के साथ ट्रीट करेंगे, अगर मान लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा फिर से, ठीक है। तो इसी सल्फ्यूरिक एसिड को आप इस प्रोसेस के थ्रू 96 to 98% प्योर कर सकते हो। अभी आओ मेरी बात सुनो, प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। देखो, रट्टा नहीं मारना, मैं फिर बोल रही हूँ, समझ के करोगे तो बहुत आसान लगेगा, और चैप्टर खत्म होने की, वो बोलते हैं ना, खत्म होने की कगार पे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है मैम, कलरलेस। देखो, H2SO4 सबने देख रखा है, और उसके बारे में मोस्टली सब लोगों को पता भी होता है। पहला पॉइंट क्या है, कलरलेस होता है, डेंस होता है, विस्कस भी होता है। आपने देखा होगा ना, विस्कस की वजह से मैंने बोला डेंस होता है, ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। पानी में डिसोल्व हो जाता है, ध्यान रखना। पानी में जो आपके उसमें लैब में मिलता है, आपको क्या लगता है वो प्योर H2SO4 है क्या? प्योर तो भैया हैंडल भी नहीं कर पाओगे, पानी मिला हुआ होता है उसमें, ठीक है। तो इट डिसॉल्व इन वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसलिए कहते हैं, जब हम H2SO4 स्पेशली जब कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, तो थोड़ा सा उसको प्रिकॉशंस के साथ उसको हैंडल करना चाहिए। जब भी आप किसी भी प्रैक्टिकल में कुछ भी करते हैं, आप बेशक आप वो ऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल हो, आप कोई सिंथेसिस कर रहे हो, कोई कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हो, या क्वालिटेटिव एनालिसिस में या टाइट्रेशन में आप अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं, तो आपको बोला जाता होगा कि कभी भी कंसंट्रेटेड H2SO4 को ये नहीं कि बीकर में डाला और पलट दिया, ऐसा नहीं। डाइल्यूट में तो हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी की अमाउंट ज्यादा होती है, तो वो उतना मतलब आप लोगों को मतलब इतना प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। बट वाइल यूजिंग द कंसंट्रेटेड H2SO4, जब भी आप उसको यूज करेंगे, तो आप ड्रॉपर की हेल्प से उसको यूज करेंगे। आई मीन, अगर आपको कहीं वो डालना है, तो आप ड्रॉप वाइज करके उसको डालेंगे। ऐसा नहीं कि एक बीकर में पलटा और भाई उड़ेल दिया सारा, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अभी क्योंकि बेटा ये डेंस है, ऑयली लिक्विड है, तो इसकी वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? वॉलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ?
वेपर प्रेशर उसका कम है, समझ गए ना। वोलेटिल, जितना वोलेटाइल मतलब उतना ज्यादा वो उड़ेगा, है ना। जितना कम वोलेटाइल मतलब वो इतनी आसानी से नहीं उड़ने वाला, लो वोलेटिलिटी। उसके बाद मैम ये तो हम लोगों को पता ही है कि जो H2SO4 का नेचर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होता है ना, एसिडिक नेचर में होता है। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को एक बात बोली है कि वो पानी में डिसोल्व हो जाता है, इट मींस क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि वो, उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, उसका बहुत गहरा प्यार है पानी से। हाँ जी 26 बच्चों। यस मैम। यस मैम। ओके, और ऊपर से आपको ये भी पता है कि जो आपके H2SO, जो आपका H2SO4 है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैम ये भी हमें समझ में आ गया। तो अब ये बता दो मैम, आपने ये तो बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है टूवर्ड्स वाटर, तो एक्वस सॉल्यूशन में वो कैसे रिएक्शन देगा। देखो मैंने बोला एसिड है, तो अगर आप एसिड को पानी में डालोगे तो वो क्या देगा, H+ ही देगा। यही हम पढ़ते हैं ना, आर्हेनियस कंसेप्ट बोलते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला तो आपको H+ मिला और HSO4 नेगेटिव मिल गया। और जब इसका हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ग्रेटर देन 10 मिला। अभी मैम एक और H भी प्रेजेंट है ना, अभी एक और H भी प्रेजेंट है। तो अगर आप इसको पानी में डालोगे तो H+ निकलेगा, SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। लेकिन जब हमने इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा तो भैया वो तो 1.2 इंटू 10⁻⁻² आ रहा है। इट मींस Ka2 तो बहुत बहुत कम हो गया। देखो इधर, यस मैम। Ka1 से Ka हमें दिख गया कि Ka1 योर फर्स्ट जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है फर्स्ट वाले स्टेप के लिए वो ग्रेटर देन 10 है, मतलब रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तभी H+ रिलीज कर रहा है और आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है। लेकिन मैम सवाल यहाँ पे ये नहीं आता, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सेकंड स्टेप इज मच लेस देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ स्टेप फर्स्ट। तो कोई किसी को पता है, कोई बता सकते हैं, मैं बताऊं। देखो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, H2SO4 का न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से H+ को निकालना कंपैरेटिवली इजी होता है बजाय कि किसी चार्ज स्पीसीज से। क्यों मैम, क्योंकि देखो न्यूट्रल से आपने H+ निकाल दिया, लेकिन जैसे ही आपने H+ निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया, HSO4 नेगेटिव आ गया। तो जो O पे नेगेटिव आ गया इट मींस उस पे अब क्या है, O पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या वो H को और खींच के रखेगा अपनी तरफ, अपनी साइड पे, तो वो H+ को इजीली नहीं जाने देगा। इसी वजह से जो Ka2 है, मतलब उसका जो इफेक्ट है और ज्यादा बढ़ गया, समझ रहे हो। तो Ka2 क्या होगा, लेस देन होगा Ka1 से। न्यूट्रल मॉलिक्यूल से H+ को निकाल पाना इजी है एज कंपेयर टू चार्ज्ड स्पीसीज। पल्ले पड़ा कुछ? यस मैम। यस मैम। ये दोनों पॉइंट Yes, मतलब ma'am. जो मैंने आप लोगों को ये दोनों बताया है K1 और K2, एक बार थोड़ा सा देख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। मैम इसके बाद क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो इधर, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है लो वोलेटिलिटी होती है उसकी, तो लो वोलेटिलिटी होने की वजह से इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इधर देखो, इसको हम यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड। क्या कर सकते हैं, अगर एक की वोलेटिलिटी कम है और दूसरे की वोलेटिलिटी ज्यादा है तो बताओ हम दोनों को आपस में रिएक्ट करवा सकते हैं, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, कैसे करवाना है, उनके सोल्ट से करवाना है। मैम ये क्या बोल रहे हो आप, एक बार बता दो। देखो MX टाइप का मैंने सोल्ट लिया है, X यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, NO3 हो सकता है, M यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है, एल्कली मेटल हो सकता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है, ठीक है। तो जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हो तो आपको क्या मिलता है, मोर वोलेटाइल एसिड मिलता है, और क्या मिलता है आपको, M2SO4 मिलता है। M क्या है यहाँ पे आपका मेटल सल्फेट बेसिकली मिलता है, M क्या है यहाँ पे आपका मेटल है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो लो वोलेटिलिटी वाला नेचर है, इसकी वजह से हम इसको मोर वोलेटाइल एसिड्स में यूज करते हैं, मतलब मोर वोलेटाइल एसिड्स को मैन्युफैक्चर के लिए इसको यूज किया जाता है उनके करस्पॉन्डिंग सोल्ट से। ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। सिर्फ ये रिएक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया
इधर देखो, मैंने आपको एक ये चीज बताई कि H2SO4 के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है कि मैम ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर बहुत अच्छा है। साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, पानी को निकाल लेता है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप जिसके साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हो वो दोनों गैसेस क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड द गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड। मतलब आप अगर कोई गैस ले रहे हो, आप कोई भी गैस ले रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्ट कर गया तो फिर भैया क्या ही पानी निकालेगा, फिर तो उनके आपस में ही कोई रिएक्शन हो जाएगी। तो अभी के लिए सिर्फ मतलब जो आपके लिए जरूरी है वो यही है कि जो आपका H2SO4 है बच्चे, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मैम इससे होगा क्या कोई रिएक्शंस भी हमें पढ़नी है? बिल्कुल, आप लोगों को रिएक्शंस पढ़नी है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत। C12H22O11 क्या होता है? सुक्रोज होता है। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब आप सुक्रोज में H2SO4 मिलाते, ध्यान रखना दोनों का कोई तालमेल नहीं है। I mean, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करने वाले हैं बेसिकली। देखो जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, वैसे तो ये आपका गैस नहीं है, शुगर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एसिड के साथ नहीं करना चाहिए रिएक्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है मैम, सुक्रोज में जैसे ही आप H2SO4 डालोगे वो कुछ नहीं करेगा। H2SO4 आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो सुक्रोज से जितने भी तुम पानी के मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो निकाल दो। कितने निकाल सकते हो? 11 पानी के मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा विच इज ब्लैक इन कलर। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, ये डिहाइड्रेशन टाइप की रिएक्शन हुई। क्या आपको क्लियर है? इसको चेयरिंग ऑफ शुगर भी बोलते हैं। मतलब जब आप सुक्रोज की रिएक्शन कराते हो, मतलब सुक्रोज में आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, ऐसे पट 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 सी आवाज आती है, ठीक है। तो इट मीन्स वहां पे वो क्या है, वहां पे ये रिएक्शन हो रही है, पानी सारा बाहर निकल जाएगा और जो आपका बीकर है उसमें सिर्फ क्या मिल जाएगा, आपको ब्लैक कार्बन मिलेगा। क्या ये क्लियर हुई रिएक्शन सबको? Yes, ma'am. ग्रेट। Yes, ma'am. उसके बाद अगर आप कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हो तो देखो इधर क्या होगा, कॉपर के साथ जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराओगे तो कॉपर सल्फेट मिलेगा और SO2 गैस मिलेगी। सल्फर के साथ आप कराते हो H2SO4 तो SO2 मिलेगा। कार्बन के साथ कराते हो तो मैम CO2 मिलेगा। PCl5 के साथ अगर कराते हो H2SO4 की तो आपको क्या मिलेगा, SO2Cl2। ये आई थिंक ये वाली रिएक्शन तो हमने की भी है पहले, नहीं की तो लिख लेना। POCl3 SO2Cl2 और HCl। कॉपर से कराओगे तो सल्फ्यूरिक कॉपर सल्फेट, सल्फर की कराओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन की कराओगे तो CO2, SO2 और प्लस पानी तो मिल ही रहा है। बस ये ध्यान रखना PCl5 वाली रिएक्शन, PCl5 में भी क्या है, H2SO4 है, क्या करेगा, HCl निकाल लेगा और आपको क्या मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक क्लोराइड मिल जाएगा। और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लास्ट संडे वाले टेस्ट में भी आया था, याद करो, मैंने सॉल्यूशन भी बना के दिया था आप लोगों को कि इसको ऐसे लिख सकते हो आप। देखना, इसको ऐसे लिख सकते हो H2SO4 को, देखना Yes, ma'am. लिख सकते हो ना। Yes, ma'am. ओके, तो PCl5 का काम क्या होता है मैम, आपने सिखाया था कि OH को Cl में चेंज कर देता है, तो कर दो फिर OH को Cl में चेंज, यही तो बन जाएगा SO2Cl2 बस। समझे मेरी बात? तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों के टेस्ट में भी था, अगर याद रहे तो, ठीक है। चलो ओके, अभी से मेरी बात सुन लो। जो तुम लोगों के टेस्ट होते हैं, मैंने अभी कुछ स्टूडेंट्स मेरे से टेस्ट के PDF लेते हैं, पिछले जो बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है 12th का, जुलाई से, है ना। तो मेरी एक बात सुनो, वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप वो सारे टेस्ट देखना चाहते हो, लेकिन ना वो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो आप लोगों को हमेशा ये करना है, जो भी आप लोगों के टेस्ट होते हैं, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं वही है जो आपने नोटबुक बनाई हुई है माई मिस्टेक्स की, वहीं पे आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन नहीं हुआ उस पे सिर्फ स्टार मार्क करो, क्या क्वेश्चन था, क्या कंसेप्ट था। या तो क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज हुआ था जो मैंने पेपर करते टाइम गलत कर दिया था, उसको वहां पे लिखो। और जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पूरा पेपर देखने की जरूरत नहीं है कि क्या पेपर आया था संडे को, आपको सिर्फ वही वाले क्वेश्चन देखने हैं जो आपने गलत किए थे। जो सही किए थे वो अगर पेपर में आ गए तो वो आप तब भी सही करोगे। समझ में आई तुम लोगों को? ऐसे ही आप जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस करते हो
जो आपसे फर्स्ट टाइम नहीं हुए हैं, इस टाइम इसका मतलब ये है कि जब आप उसको सेकंड टाइम करोगे तो हो सकता है वो नहीं हो। तो इस वजह से उन पे क्या करा करो, आप लोग स्टार बना लिया करो, स्टार मार्क कर दिया करो, ताकि रिवीजन के टाइम एक बार आप उन क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर लो। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ है क्या? नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ना है? हमें ऑक्सो एसिड्स पढ़ने हैं सल्फर के। पढ़े? यस और आपको पता है वही इंपॉर्टेंट होगा, है ना? तो हम पढ़ते हैं, क्वेश्चंस वही आते हैं जैसे मैंने आपको ग्रुप 15 में कराया था, है ना? तो बस इसमें भी हमें वही समझते हुए चलना है। तो मैं आप लोगों को बनवाती जाती हूँ, आधे घंटे, आई थिंक 15 to 20 मिनट का है, तो आप मेरे साथ बनाते जाइए। यहाँ पे पहले से लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगी वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले नाम लिखेंगे, या मैं बोलूं फॉर्मूला लिखेंगे, या हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ हम क्या लिखेंगे? उसका नेम, या एक काम करते हैं स्ट्रक्चर बना लेंगे इधर। ठीक है, नेम उसके साथ ही लिख देंगे फॉर्मूले के। ठीक है, करें स्टार्ट बेटा, बोलना एक बार। फर्स्ट आपका है इसमें ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में सबसे पहले आपका आता है H2SO3। H2SO3 ये क्या है? आपका सल्फ्यूरस एसिड है। पता है आप लोगों को? सल्फ्यूरस एसिड है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताना आप लोग मुझे प्लीज। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताना मुझे। फोर आएगी, निकाल सकते हो सारे। +2 + x - 6 = 0 +4, तो मैं यहाँ पे लिख दूं +4। ठीक है, अब मैम अब क्या होगा यहाँ पे? देखो, स्ट्रक्चर बनाते टाइम ना तुम सल्फर को लिखोगे तो जितने भी H है ना उसके साथ एक ऑक्सीजन लगा दो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में है ना, जितने भी मैं आपको ऑक्सो एसिड्स कराऊंगी वो सारे के सारे डाई बेसिक तो होते ही होते हैं। तो आप क्या काम करो, OH लगा दो और OH लगा दो, मतलब जितने भी हाइड्रोजन है उनको ऑक्सीजन के साथ लगा दो, और जो फिर बचेगा उसको हम डबल बॉन्ड O लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो एक चला जाएगा डबल बॉन्ड O में। बोलो हाँ के ना? ओके, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। 1 2 सॉरी, एक तो लोन पेयर होगा यहाँ पे, तो 1 2 3 4, तो sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, देखना। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें p पाई d पाई कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो आप लोग बोलोगे कि एक बन रहा है p पाई d पाई, क्योंकि जो ऑक्सीजन के साथ एक जो पाई बॉन्ड हुआ है उसके साथ आपकी सल्फर की d ऑर्बिटल, आप बेसिकली सल्फर की d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल ओवरलैप हुई है, तो ये p पाई d पाई बॉन्ड है ना? क्योंकि देखो ना, इसके 4 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए ना sp3 में, समझ रहे हो? तो एक जो बचेगा वो कहां से होगा फिर? d ऑर्बिटल में ही तो होगा। बताओ, मैं बना के दिखा। आपका क्या होता है? अगर मैं बात करूं 3s2 3p4 होता है ना, तो मैं इसको एक बार ग्राउंड स्टेट में बना के दिखाती हूँ, ये रहा। ठीक है, तो देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? d ऑर्बिटल में जाएगा ये, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ? d ऑर्बिटल में भगा रही हूँ, समझे? तो ये क्या होगा? sp3 होगा। ये तो लोन पेयर है जो आप लोगों को दिख रहा है, इसके साथ एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये तीनों पी पाई कर रहे हैं। ठीक है, एक डबल बॉन्ड हुआ है तो वो किसके साथ बनेगा? इसकी d ऑर्बिटल के साथ, तो यानी कि ये p पाई d पाई में इन्वॉल्व होगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। ये लग रहा होगा ये समझने में, तो ये भी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो भाई, अभी फंसोगे थोड़ा सा, मैं आगे चलती हूँ। उसके बाद आपका है H2SO4। मैम H2SO4 में क्या है? ऐसे सुंदर सुंदर बनाते जाना, मतलब तुम क्या बनाओगे, मैंने तो लिखा ही हुआ है बुक में आपको। हाँ,
अगर आप एनसीईआरटी बुक में ही हाईलाइट कर रहे हो तो ध्यान रखना ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एनसीईआरटी में सिर्फ 4 या 5 है और हमें टोटल 9 पढ़ने हैं, ठीक है, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, हमें टोटल 9 ऑक्सो एसिड्स पढ़ने हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा मैं बनवाऊंगी आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे? मैम। Yes, मैम। सल्फ्यूरिक एसिड है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, तब तक मैं इसका आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाती हूँ। +6 तो मैम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आपने कहा था कि 2 हाइड्रोजन है तो हम लगा देते हैं, फिर ऐसे लगा दो, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन और रह गए तो उनको क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड हो। देखना एक बार, तो जो सल्फर के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन थे वो तो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 9 लोन पेयर। यस मैम। यस इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी मैम? वही होगी 1 2 3 4 sp3 होगी। यस मैम। ठीक है, आगे चलूं। +6 Yes, होगी ना ma'am. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 -2 -1 -1, ठीक है। अभी तो तुम लोग ऐसे काउंट कर रहे हो जैसे आप लोगों को सिखाया हुआ है, लेकिन अभी कुछ स्ट्रक्चर में फंसोगे आप लोग, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आप आगे बना के दिखाओ मुझे। सीक्वेंस में लिखती हूं मैं, H2SO5, इसका नेम क्या होता है लिखना एक बार। कैरोज एसिड इसको बोलते हैं, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरोज एसिड, या इसको बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, लिखो, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे पी ब्लॉक में हमने देखा था, किसमें एसएस बॉन्ड है ना, किसमें पर ऑक्सो लिंकेज है, कितने OH हैं, जैसे आप देख पा रहे इसमें 2H है, डाई बेसिक है ये, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। स्ट्रक्चर आता है तो निकाल सकते हो। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे जल्दी से बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। +6 कैसे निकाला? मैम 2 होगा तो परऑक्साइड से लिंकेज होंगे तो उन दोनों का -1 कर देंगे और 3 ऑक्सीजन +2 कर देंगे, -2 कर देंगे। अच्छा ऐसा क्या? चलो, लेकिन अगर बिल्कुल ठीक बोला इसने, सुम्मी ने। तो अगर मैं वैसे निकाल के बताऊं तो आप लोग ऐसे निकालेंगे और इसकी निकाल के आएंगे x = 8, जो कि गलत है। निकालेंगे कैसे इनको? जहां पे भी आपको लगे ना +6 से ऊपर पहुंच गया तो इट मींस कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। लेकिन हम क्या करेंगे, जनरली जब हम सल्फर के ऑक्सो एसिड्स पढ़ते हैं ना तो हम उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके स्ट्रक्चर से ही सीखते हैं। जैसे देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसका क्या होगा। मैम आपने कहा था OH बना दो, बना दिया। यहाँ पे एक इस तरह से लिंकेज होती है, इधर देखो, इधर देखना, बन गया। एक और ऑक्सीजन रह रहा है ना, बना दो। देखना पूरे हो गए क्या? ऑक्सीजन 5 हो गए क्या? देखो ये आपको इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरोज एसिड में, ये आपको डिफरेंट आपको सल्फर दे देंगे, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, आपको बताना होगा कि इनमें से किस में पर ऑक्सो लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं। तुम्हें पता है इसको क्या बोलते हैं? पर ऑक्सो लिंकेज बोलते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैरोज एसिड में देखने को मिलती है पर ऑक्सो लिंकेज। मैम ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, जहां पे भी आपको दिखे कि 2 एलिमेंट है, 2 एटम है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, आप लोग क्या करते हो? बॉन्ड को क्लीव कर देते हो उसके। कहाँ सीखा था ये तुम लोगों ने? 11th क्लास में, रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। उसका अच्छा खासा यूज हो रहा है पी ब्लॉक में। देखो इधर, मैम ये देखो, इधर देखो बेटा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो अगर आप ये क्लीव करोगे तो -1 आएगा इस पे और इस पे आ जाएगा +1। ऐसे ही ये वाला क्लीव करोगे तो -1 +1, ये दोनों क्लीव करोगे तो -2 +2, ये दोनों करोगे तो -2 +2। तो कितना आ गया इस पे देखना, 4 और 5 और 6, तो इसकी क्या हो जाएगी? +6। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट?
कभी पढ़ा है तुम लोगों ने? ऐसा पढ़ा ही होगा। देखो जब भी एक तो ना तुम लोग बोलते हो ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, नहीं आया तो बोलो ना। देखो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है। तो जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको माइनस का मिलेगा, और सल्फर उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो प्लस का मिलेगा। तो देखो ना, बॉन्ड को तोड़ दो, एक बॉन्ड तोड़ा, दो बॉन्ड, तो -2, इस पे +2। चार्ज को भी तो बैलेंस करना चले, चार्ज को भी तो बैलेंस करते हुए चलोगे ना। इसका एक तोड़ा -1, इसके ऊपर आ गया +1। ऐसे इसका एक तोड़ा -1 +1, इसके दो तोड़े -2 +2, तो सल्फर पे कितना चार्ज इकट्ठा हो गया? +6 का। तो सल्फर पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +6। इसका नेम क्या है? कैरोज एसिड है या परऑक्सोमोनो सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन पेपर में कैरोज एसिड के नाम से ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, 3 हो गए, टोटल 9 है। फोर्थ है आप लोगों का H2S2O3। इसका नेम क्या है? लिखो बेटा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना, थायो किसके लिए यूज हुआ है? सल्फर के लिए यूज हुआ है। तो ध्यान रखना, जहां पे भी थायो यूज होगा समझ जाना उसके स्ट्रक्चर में SS के बीच में बॉन्ड होने वाला है, ठीक है। सल्फर सल्फर बॉन्ड मिलने वाला है। तो पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, देन हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से ही निकालेंगे। बनाए? मैम आपने कहा था सल्फर लगाओ, हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ दे दो, ठीक है। अब आपने बोला थायो का मतलब सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा, तो मैंने ये बना दिया। ऊपर से एक काम करती हूँ, स्ट्रक्चर हटा देती हूँ। ये देखो, अभी कितने ऑक्सीजन बचे? बोलो। बन गया? ओके। इसको मैं करती हूँ थोड़ा सा ओपन करके लिख देती हूँ, ताकि जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाऊं तो तुम लोगों को समझ में आए कि मैम करवा क्या रही है, ठीक है। चलो अभी समझते हैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखो इधर, ओके मैम, ये वाला सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये बॉन्ड तोड़ो, -1, इस पे +1, बोलो हाँ के ना। मैम इसमें भी है, बॉन्ड तोड़ो, -2 +2। मैम इसमें भी है, -1 +1। अगर आपने ये अपना ज्यादा दिमाग दौड़ाया कि मैम सल्फर सल्फर के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो हम ये बॉन्ड क्यों तोड़े, तो फंस गए हो यहाँ पे। ऐसे एक काम करती हूँ, इसको दोबारा बनाती हूँ ताकि और मतलब समझा पाऊं कि बोलना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, तो -2 -1 -1, तो +4 तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे आएगा। अब इधर देखो, यहाँ पे क्या है मैम, सल्फर के पास 2 लोन पेयर भी तो है ना, 6 होते हैं ना उसके, 2 तो बॉन्ड में बॉन्ड बना लिए सल्फर के साथ, और 4 आपके मतलब 2 लोन पेयर बचेंगे। तो अगर आप इस वाले सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। तो देखो ना, 1 2 3 1, इधर देखो मेरा कर्सर देखना, 1 2 3, तो sp2 होगी इसकी। यस मैम। अगर मैं इस वाले सल्फर की बात करूं बच्चा, इधर देखना मैम, 1 2 3 4 sp3। यस मैम। यस मैम। अभी sp2 और sp3 में तो मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया। इट मींस आप ऊपर वाले सल्फर के भी बॉन्ड को क्या करोगे? तोड़ोगे, ब्रेक करोगे। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे भी होगा, जो +4 तो था ही था, इधर देखो एक बार, +4 तो था ही था, तो ये तोड़ दिए, तो ऊपर -2, इस पे +2, तो टोटल इस पे आ जाएगा +6। यानी कि जो आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, विच इज योर H2S2O3, ये 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है सल्फर की यहाँ पे, -2 एंड +6। क्या ये क्लियर हुआ? आप खुद भी सोच सकते हैं, मगर जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, जिसमें हमें लगता है कि हमारी गलती हो सकती है एग्जाम में, तो क्वेश्चन वहां से पूछने वाला है एग्जामिनर। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को कराया था ना Na2S2O3 का, अब तुम वो वाला स्ट्रक्चर भी बना लोगे, ठीक है, नहीं तो मैं क्लास में बनवा दूंगी। उसके बाद आता है आपका H2S2O6। मैम इसका क्या नाम है? देखो ये क्या था, थायोसल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसका नाम होता है डाइथायोनस एसिड। देखो नाम याद करने पड़ेंगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, स्पेलिंग बेशक गलत लर्न कर लेना, लेकिन नाम सही याद करना, डाइथायोनस
एसिड। तो इसमें भी क्या है, सल्फर डायथ मतलब बेसिकली थायो यूज हुआ है, तो इसमें भी क्या होगा आपका, सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बनेगा। करें स्टार्ट, देखो कैसे होगा। मैम सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बना देते हैं, है ना। डायथायोनिक एसिड भी इसी का नाम है क्या? नहीं, डायथायोनिक तो अभी आएगा, ये डायथायोनस है, डायथायोनिक अभी आएगा, ठीक है। अच्छा मैम इसमें कैसे बनेगा देखना एक बार। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 6 है ना, एक मिनट रुको, हाँ। तो देखो 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने कहा था जितने भी हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन के साथ लगा दो, ठीक है। अभी क्या है, ऑक्सीजन 6 है, तो देखो ना ऐसे बनेगा। यस मैम। ठीक है, आगे आओ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी। एक बार मैं चेक कर लूं कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, क्योंकि डायट था, एक मिनट रुको, कुछ गलत कर रहा है मैंने। आई थिंक मनस्वी इज राइट, डायथायोनस एसिड एंड ओके, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ये आपका डायथायोनिक एसिड ही है, मैंने एक्चुअली 2 बार बना रखा है स्ट्रक्चर, इसको चेंज करो, डायथायोनिक ही है ये, ठीक है। मनस्वी तुम सही कह रही थी बेटा, ठीक है, डायथायोनिक एसिड है। चलो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना। 2 बॉन्ड तोड़ो, -2 +2, देखना एक बार, इधर भी +2, इधर -1 +1 +5 आएगी, देखना एक बार। इसको तो नहीं तोड़ोगे ना, क्योंकि देखो ना दोनों के हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूं, +5 लिख दूं। यस मैडम। यस मैम। दोनों सल्फर की यहाँ पे +5 है, ओके मैम। चलो 6th बनाते हैं। 6th है आपका H2S2O5, इसका नेम क्या है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। मैम ये कैसे बनेगा, वही सेम बना दो इसको, SS है, बॉन्ड बनाओ इसका, ठीक है। कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन कम लगा दो, OH दे दो इसको, ठीक है। 5 है तो ये बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड O कम लगा दो, देखो इधर, यहाँ पे लोन पेयर भी है, बोलो हाँ के ना। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ मुझे, H2S2O5 की, हाँ निकाल के दिखाओ। मैम +5 एंड +3। +5 एंड +3, ओके। हाइब्रिडाइजेशन एक बार चेक करना कितनी है इसकी, 1 2 3 4, sp3 है, 1 2 3, इसकी भी तो sp3 है गौरव। मैं वो लोन पेयर नहीं देखा था वैसे। हाँ देखना है ना फिर आपको, ठीक है। तो आपकी क्या आई, +5 आई ना, तो देखो एक बार, -2 -2 -1, तो कितनी आ जाएगी सल्फर पे, +5। क्लियर हो गया सभी को, Yes, 6 ma'am. हो गए। चलो देखो स्ट्रक्चर तुम बना लोगे, लेकिन थोड़ा सा नाम, क्योंकि नाम से ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों को चलो मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूंगी। 7 पे आओ बच्चे, यहाँ पे लिखो H2S2O7। मैम ये क्या है, ये आपका है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप ओलियम भी बोलते हो, अभी मैं आपको पढ़ा के आई थी। मैम यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखो इधर, मैम दूसरे सल्फर पे +3 था। कौन से पे, नहीं बेटा दोनों के हाइब्रिडाइजेशन सेम है, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 सल्फर, तो दोनों सल्फर की +5 ही रहेगी। ओके मैम। चलो आगे आओ, इसका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर देखना। मैम आपने कहा था 2 H है, तो एक दे देंगे इसको और एक दे देंगे इसको, हो गया इसका काम। अब जो बच्चे डबल बॉन्ड O बना दो। लेकिन मैम ये तो हमें 6 ही दिख रहे हैं, लेकिन 7 ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पे क्या होने वाली है, SOS लिंकेज होने वाली है इसकी तरह। रुको अच्छा सा बना देती हूँ, क्लियर है। यस मैम। कुछ बच्चे सिर्फ ना लॉगिन करके बैठे हैं, ध्यान है ही नहीं उन लोगों का। इधर देखो H2S2O7, तो इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट,
हाँ बताओ क्या होगी इसकी। -2 क्या होगी, देखो ना इधर, -1 -2 -2 -1 तो कितनी हो जाएगी, +6। +6 और उस वाली सल्फर की भी सेम हो जाएगी +6। उसके बाद है 8 स्ट्रक्चर है तुम्हारा H2S2O8, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, मार्शलेस एसिड। बच गए तो ये चैप्टर बोर्ड में नहीं आ रहा है, ऐसे गंदी गंदी रिएक्शंस आती है ना बोर्ड में। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो फिर भी बच जाओगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और जनरली स्ट्रक्चर से ही मैम ये 11th का है तो बोर्ड में तो वैसे भी नहीं आता। अच्छा 11th का है ग्रुप 16? नो मैम 12th 12th का है मैम। सॉरी 12th। ठीक है, तो जब लास्ट टाइम बच्चों का था ना, बहुत बुरा हाल था बच्चों का, मेरे को पता है। और Yes, क्वेश्चन ma'am. ऐसे ऐसी रिएक्शंस आती है ना इसमें बोर्ड्स में बस पूछो ना, क्योंकि उसमें क्या होता है पूरी रिएक्शन लिखनी होती है। अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्या होता है, हमें हिंट मिल जाता है ना, वो दे के रखते हैं रिएक्टेंट, है ना। तो Yes, उसमें ma'am. तो हमें अच्छा खासा हिंट मिल जाता है, बट बोर्ड सही है, बच गए तुम लोग। उसके बाद इसका नेम क्या है, और पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मैम ये कैसे बनेगा, इसमें देखो क्या होगा, इसमें ना पर ऑक्सो लिंकेज होती है, इस तरह से बनाना एक बार, OH O O O OH, देखना हो गए क्या 8 ऑक्सीजन, 1 2 Yes, 3 ma'am. 5 6 7 8, हाँ जी हो गए। अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कैसे होगी, -2 -1 -2 -1 तो कितना हो गया, +6। तो इसमें भी आपका जो मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, सल्फर है, +6 होगा। क्लियर है। तो ये 8 ही स्ट्रक्चर थे, एक्चुअली वो मैंने 2 डबल लिख लिया था, डायथायोनिक को ही मैंने डायथायोनस लिख दिया था, ठीक है, तो डायथायोनिक होगा वो। तो ये 8 स्ट्रक्चर हैं जो आपको करना है। देखो हम पीछे से स्टार्ट कर देते हैं, है ना, सीखना। देखो H2SO5 सुनना ध्यान से, और H2S2O8, ये दोनों बंदे ऐसे हैं जिनमें पर ऑक्सो लिंकेज होती है, ये वाली। याद करने का तरीका बता रही हूं, पर ऑक्सो लिंकेज होती है किसमें, कैरोज एसिड में और मार्शलेज एसिड में। क्लियर हुआ, बोलिए। Yes, ma'am. ग्रेट। उसके बाद पायरोसल्फ्यूरिक एसिड तुम लोगों को पता है, तो मैम हम टिक कैसे करेंगे, तो बेटा वो या तो ये होगा कि दोनों ऑप्शन, एक में H2S2O8 दे रखा और उसके साथ लिखा हुआ मिले H2SO5, तो वो दोनों ही ऑक्सो लिंकेज बनाते हैं, पर ऑक्सो लिंकेज। उसके बाद है मैम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो ये ओलियम होता है ना, दो अभी हम सीख के हैं, तो H2S2O7, जैसे अपने वो देखा था पायरोफॉस्फोरिक H4P2O7, वही तो है, ये P की जगह S आ गया, बस खत्म। 3 नाम तुम लोगों को याद हो गए। उसके बाद एक सल्फ्यूरिक एसिड तो तुम्हें वैसे ही ध्यान रहता है, 4 नाम याद हो गए, ये देखो H2SO4, है ना। अच्छा सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरस है, मैंने कहा था कैसे याद रखोगे, एक ऑक्सीजन कम कर दो, सल्फ्यूरस बन जाएगा। तो कितने नाम याद हो गए, 5 हो गए, 3 रह गए, अब 3 को करना है ये वाले। एक तो ध्यान रखना तुम्हें थायोसल्फ्यूरिक एसिड और डायथायोनिक एसिड क्या होता है, क्योंकि ये ना कई बार पूछा गया है। डायथायोनिक आप देखोगे, डायथायोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको थायोसल्फ्यूरिक डायथायोनिक आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक तो इनका नाम अजीब है इसलिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। उसके बाद H2H2O5, ये आपका पायरोसल्फ्यूरस एसिड है। हालांकि देखो इधर हो सकता है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओ, मैम आपने तो बोला कि पायरोसल्फ्यूरिक तो H2S2O7 होता है, तो पायरोसल्फ्यूरिस होना चाहिए H2S2O6, लेकिन ध्यान रखना इसमें H2S2O5 आपका पायरोसल्फ्यूरस होगा और H2S2O6 डायथायोनिक एसिड होगा, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे आपका ग्रुप 16 खत्म, और ये ग्रुप 15 से आई थिंक इजी लगा होगा, मुझे तो इसमें कुछ ऐसा लगा नहीं है जिसमें बहुत ही ज्यादा Yes, तुम्हें रट्टा ma'am. Easy मारने है ma'am. रिएक्शंस भी कम है। मोस्टली ट्राई किया मैंने कि लर्न मतलब रट्टा ना मारना पड़े, सीखने को मिले तुम लोगों को,
समझ के करो, बेसिकली सीखने को तो क्या ही मिलेगा, करना तो एंड में लर्न ही है ना। ओके हाँ मैम। ठीक है, तो यही था आपका ग्रुप 16। कितनी स्लाइड्स बन गई भाई? ओहो 41 स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगी इस क्लास के बाद। ठीक है, तो ओके मैम। बस ये हो चलो। जाएगा, फिर आप लोग राजी हो जाओगे कि मैम ग्रुप 16 भी हो गया, कल मैम ग्रुप 17 करा देगी। अगर ग्रुप 17